नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय आपके पास बेरैक पेन पेंसिल वगैरह होगी, जिससे कि आप कोई चीज़ नोट डाउन और अंडरलाइन कर सकें। ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? सेक्शन 1 पढ़ लिया है, सेक्शन 2 पढ़ लिया है, सेक्शन 3 पढ़ लिया है, सेक्शन 4 को छोड़ दिया है, सेक्शन 5 पढ़ लिया है, सेक्शन 6 पढ़ लिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 7। ठीक है, सेक्शन 7। सेक्शन 7 के बारे में थोड़ी सी हिंट जब मैंने पहला ही लेक्चर दिया था आप लोगों को, जिसमें जो है हिस्ट्री और उस एक्ट के बारे में बताया था, ओवरव्यू दिया था, तब एक केस का उदाहरण दिया था। वो था आर वर्सेस रिचर्डसन। ठीक है, उसमें भी आप लोगों को एक मोटा मोटी व्यू दे दिया था इसके बारे में कि वो बेसिकली सेक्शन 7 के बारे में था। ठीक है, सेक्शन 7 क्या कहता है देखते हैं। तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होगी सेक्शन 7 के बारे में। देखिए, सेक्शन 7 कहता है फैक्ट विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू। ठीक है, सेक्शन 7 कहता है किसके बारे में बात करता है? कॉज फैक्ट। ठीक है, और द फैक्ट इन इशू वही वर्ड लिखेंगे जिन पर बात करनी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आगे क्या है? डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, फैक्ट विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट और ऑफ फैक्ट इन इशू और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंस और अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट। ठीक है, इसमें जो अंडरलाइन करने वाली बातें हैं आप एक एक करके अंडरलाइन कीजिए। पहले ओकेजन के नीचे कर लीजिए, दूसरा कॉज के नीचे, तीसरा इफेक्ट के नीचे, चौथा अपॉर्चुनिटी के नीचे। ठीक है, और एक और है स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपेंस। मतलब इन चारों चीज़ों पे बात करेंगे। मतलब ये चार चीज़ों के बारे में सेक्शन 7 में एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। वो क्या होगा? वो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होंगे। ठीक है, पहली बात आती है कॉज। ठीक है, दूसरी बात है इफेक्ट, तीसरी बात है इसमें स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपन, स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपन। ठीक है, चौथी बात आती है अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, चार बातें हैं। कॉज क्या है? आपको जिस समय हमने आर वर्सेस रिचर्डसन का जो एग्जाम्पल दिया था उसमें कॉज क्या था? उसमें कॉज था कि वो अपने लव अफेयर को छुपाने की कोशिश करने के लिए करता है। इफेक्ट क्या था? उसकी प्रेगनेंसी एंड उस लड़की का मर्डर था। अब इस पे अपॉर्चुनिटी क्या थी? अपॉर्चुनिटी या ओकेजन क्या था? एक और है यहाँ पे ओकेजन। 2 3 4 5 कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा ओकेजन। ठीक है, उसमें अपॉर्चुनिटी या ओकेजन क्या था कि जिस समय उस लड़की का मर्डर हुआ था उस समय घर पे कोई नहीं था। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। वैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, आप उनको पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जाम्पल इसमें जो दिए गए हैं, इलस्ट्रेशंस जो दिए गए हैं, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये संभव नहीं है कि आपको एक एक एग्जाम्पल का सही से बताया जाए, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दी जाएंगी। ठीक है, तो आप जो केस डिस्कस करना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, इधर की साइड लिख दे रहा हूँ। केस का नाम है जयनाथ वर्सेस किंग। ठीक है, कभी कभी तो यही पूछा जाता है कि सेक्शन 7 से रिलेटेड इनमें से कौन सा केस है, उसमें एक ये दिया होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये केस सेक्शन 7 से रिलेटेड है। इसमें फैक्ट क्या होते हैं आप समझो। सेम टू सेम जो लास्ट जो आपको आर वर्सेस रिचर्डसन वाला एग्जाम्पल दिया था उसी से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें फैक्ट अलग है।
तो उससे भी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और ये पूछा भी जाता है काफ़ी। इसमें क्या होता है, ए पर केस चलता है कि ए ने बी का मर्डर किया है, और क्या होता है इसमें सिर्फ इतनी सी बात और होती है कि जो जिसका मर्डर किया गया मतलब बी की डेड बॉडी एक बैग में, गनी बैग में बंद एक ब्रिज के नीचे मिलती है। ठीक है, इतनी से फैक्ट थे। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो कुछ फैक्ट और निकल के आए। उसमें पहला फैक्ट क्या निकल के आया, ए ने बी की, जो मर गया है, उसकी वाइफ से कुछ पैसे उधार लिए हैं। ठीक है, अब क्या करता है बी, उन पैसों की डिमांड करता है। किससे? बी उन पैसों की डिमांड करता है ए से कि भाई साहब जो पैसे आपने लिए हैं उनको वापस दो। बी ठीक है, बी ने डिमांड करी मनी की, किससे? ए से। ठीक है, अब क्या होता है, तो ए साहब कहते हैं आ जाइए आप हमारे घर पे आ जाइए और पैसे आके ले जाइए। तो वो बी उसके घर पहुंचता है। ठीक है, और वहां 2 दिन के लिए रुकता है, और उसके कुछ ही दिनों बाद मतलब उसकी बी की डेड बॉडी एक गनी बैग में मिलती है। इतने सारे फैक्ट हैं। अब इसी से जानेंगे सारी चीजें, किसके बारे में? कॉज के बारे में, ओकेजन के बारे में, इफेक्ट के बारे में, स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड उसके बारे में, और अपॉर्चुनिटी के बारे में। पहली बात, कॉज क्या है? कॉज ये निकल के आता है उसने पैसे मांगे, उससे उधारी मांगी। उधारी एक बार दोस्त वगैरह को दे दिए तो भाई साहब रिलेशन ही खराब हो जाएगा, मतलब डिमांड ऑफ मनी उसका कॉज होता है। दूसरा ओकेजन। ओकेजन क्या होता है कि वो 2 दिन के लिए उसके घर पर रुकता है, तो उसे ओकेजन मिल जाता है, और अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है उसे मारने की। तो 2 चीजें और क्लियर हो गई। ठीक है, अगली बात क्या है? इफेक्ट। इफेक्ट उसका मर्डर है, डेड बॉडी उसकी जो है गनी बैग में पाई जाती है। कॉज हो गया, ओकेजन हो गया, इफेक्ट हो गया। स्टेट ऑफ थिंग। स्टेट ऑफ थिंग क्या होती है? इसमें तो नहीं है, इसका एग्जांपल एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कहीं मर्डर हुआ है, तो किन परिस्थितियों में मर्डर हुआ है, तो वो स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपेंस हो जाएगा। जैसे कि जिस समय मर्डर हुआ था उस समय लाइट नहीं थी, या उस समय बहुत अंधेरा था, या इस तरीके की चीज़ें, जिससे कि किन परिस्थितियों में इस जो मतलब मर्डर वगैरह जो हुआ है, तो उसके बारे में एविडेंस दिए जाएंगे। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी के बारे में इसमें एक जो है इलस्ट्रेशन दिया है, जो सी वाला, आप उसको देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि बी जो है ए को पॉइजन दे देता है, और उसी घर में रहता है। ठीक है, उसी घर में रहता है, और उसकी हैबिट्स के बारे में, और वो कब आता है, कब जाता है, क्या खाता है, इसके बारे में मालूम होता है। तो मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको पॉइजन दे सकता है। ये वाला एग्जांपल दिया है, आप देख लेना, इसमें कुछ नहीं है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पहली बात तो ये 3 वर्ड्स है ना, ऑकेजन, कॉज, इफेक्ट, इनको दिमाग में डाल लो कि सेक्शन 7 में ही है। कभी कभी क्या करते हैं, इन 3 वर्ड्स के बीच में एक मोटिव, प्रिपरेशन या कंडक्ट जो सेक्शन 8 में दिए हैं उसमें से कोई वर्ड उठा के डाल देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें से कौन सा सेक्शन 7 में दिया है। और दूसरा पूछा जाता है इससे रिलेटेड केस लॉ, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 8 की तरफ। ठीक है, सेक्शन 8 को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होती हैं। देखिए, आप लोग जब आईपीसी पढ़ेंगे तो आईपीसी में आप जानेंगे, जो है पहला ही चैप्टर होगा उसमें कि क्राइम्स के बारे में क्या होगा। तो उसमें स्टेजेस ऑफ क्राइम है, पहली आती है इंटेंशन। ठीक है, दूसरी प्रिपरेशन, तीसरी होती है
अटेम्प्ट, ठीक है। चौथी होती है क्राइम, जो क्राइम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये बताने का कारण क्या है कि आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब जब हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे तो उसमें किसके बारे में बात की गई है। देखिए सेक्शन 8 खोलिए, उसमें बोला गया मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। उसमें इन्हीं चीज़ों के बारे में बात है, मोटिव के बारे में है, ठीक है। मोटिव क्या है, ठीक है। दूसरा है प्रिपरेशन और तीसरा है कंडक्ट। वो प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है, ठीक है। इनके बारे में तो ये क्यों बता रहे हैं, देखिए जो स्टेजेस ऑफ क्राइम है उसमें पहली स्टेज क्या है, इंटेंशन की है। दूसरी स्टेज क्या है, प्रिपरेशन की है। तो यहाँ पे भी प्रिपरेशन जो है के बारे में साक्ष्य देने के लिए बात हो रही है। आगे सही से पढ़ेंगे तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रिपरेशन किसी भी क्राइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसके अगर एविडेंसेस दिए जाएंगे तो केस प्रूफ हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं इंटेंशन की तरफ। कंडक्ट के बारे में सेक्शन में ही जानेंगे, ठीक है। आगे अब इंटेंशन क्या होता है, ठीक है। इंटेंशन देखिए, इंटेंशन ऐसे ही फॉर्म नहीं हो जाती। इंटेंशन फॉर्म होने के भी कई तरीके हैं। सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए किसी आदमी की एक बिल होती है, बिल में जब थोड़ी सी और सर्टेनिटी आ जाती है तो वो वॉल्यूशन बन जाता है, वॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी सर्टेनिटी आएगी तो ये मोटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसमें सर्टेनिटी आएगी तब ये इंटेंशन बनेगी। कहने का मतलब ये हुआ जो मोटिव वाली जिसकी बात सेक्शन 8 में की गई है, समहाउ, जरूरी नहीं हर एक केस में मोटिव हो, लेकिन अगर किसी केस में मोटिव होगा तो वो एक क्लू टू इंटेंशन होगा। मतलब मोटिव के बारे में अगर साक्ष्य दिया जाएगा या एविडेंसेस दिए जाएंगे तो वो रेलिवेंट होंगे किसी भी केस में। यही बताने की कोशिश की गई है मैंने, यही आपको बताने का मेरा ये सब बताने का पर्पस था, ठीक है। कि मोटिव और प्रिपरेशन के साक्ष्य क्यों दिए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन की तरफ। सेक्शन क्या कहता है आपने देखिए, इसमें भी लाइन करिएगा, अंडरलाइन करिएगा। पहली लाइन अंडरलाइन करिए मोटिव के नीचे, दूसरी प्रिपरेशन के नीचे, तीसरी प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट के नीचे, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच सोर्स और कॉन्स्टिट्यूट ए मोटिव और प्रिपरेशन फॉर द फैक्ट इशू और रेलिवेंट फैक्ट। मतलब जो फैक्ट इशू और रेलिवेंट फैक्ट के लिए जो मोटिव होगा या प्रिपरेशन होगी उसके साक्ष्य दिए जा सकते हैं। पहला क्या है, मोटिव, ठीक है। एक एक चीज को ही समझते चलते हैं, ठीक है। मोटिव क्या होता है, अभी आपको पहली बात ही बता दी थी। मोटिव क्या है, क्लू टू इंटेंशन है। क्लू टू इंटेंशन है मतलब इंटेंशन से पहले होता है, ठीक है। दूसरी बात आती है, अगर किसी केस में डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल हैं तो मोटिव की जरूरत नहीं रहती कि उसको प्रूफ किया जाए। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं, मतलब उतनी से सजा हो सकती है, ठीक है। इफ इन एनी केस डायरेक्ट एविडेंसेस इज अवेलेबल then no need to prove motive, ठीक है। तीसरी बात आती है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है उन केसेस में मोटिव इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में मोटिव इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मोटिव इंपॉर्टेंट हो जाता है तो सिर्फ मोटिव को प्रूव कर दें
तो केस प्रूफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको वो भी जो है एकदम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है प्रूफ करना पड़ेगा, सिर्फ मोटिव प्रूफ करने से नहीं बात बनेगी। ठीक है। चौथा आता है कि अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस वीक हैं, तो अगर उसमें मोटिव को प्रूव कर दिया जाए तो क्या होता है, उससे एक सर्टेनिटी आ जाती है कि हाँ ये इसी का काम होगा, इसी ने मर्डर किया होगा। मान लीजिए वीक ठीक है, उसमें भी इसकी हेल्प मोटिव को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मोटिव प्रूव कर दिया तो जो एक्यूज है उसकी गिल्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। और क्या है, यही है। ठीक है, और कुछ तो नहीं है। तो पहली बात निकल के आई कि मोटिव के साक्ष्य क्यों दिए जा रहे हैं, कि क्योंकि वो क्लू टू इंटेंशन है। दूसरा, अगर डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल हैं तो मोटिव की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं तो उसमें मोटिव इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एविडेंसेस मोटिव को प्रूव करने से उसको सजा हो जाएगी, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करना पड़ेगा प्रूफ। वैसे अगर वीक एविडेंसेस हैं तो उसमें हेल्प करता है। तो मोटिव का सिर्फ इतना ही काम है। ठीक है। तो इस वजह से मोटिव के साक्ष्य दिए जा रहे हैं। अगली बात, मोटिव के बाद आता है प्रिपरेशन। देखिए आईपीसी में कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ जो है प्रिपरेशन ही पनिशेबल है, मतलब प्रिपरेशन ऑफेंस है। जैसे कौन से हैं, डकैती की प्रिपरेशन, ठीक है, वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन अदर जो ऑफेंसेस हैं उसमें प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार अगर क्राइम हो गया, मान लीजिए सिर्फ प्रिपरेशन, एक बार क्राइम हो गया, क्राइम कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा, प्रिपरेशन के साथ क्या करेंगे, उसके प्रीवियस कंडक्ट को बताने लगेंगे, मतलब एक्ट होने से पहले उसका कंडक्ट क्या था। तो इस वजह से प्रिपरेशन के भी साक्ष्य दिए जा सकते हैं। ठीक है। अब तक आपने जाना कि दो चीज़ों के साक्ष्य सेक्शन 8 में दिए जा सकते हैं, वो कौन से, मोटिव एंड प्रिपरेशन के, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है इसमें। अब अगला क्लॉज है कंडक्ट से रिलेटेड, कंडक्ट, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट टू द पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग, ठीक है। एक एक चीज के नीचे लाइन कर लीजिए, पहले कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड एनी एजेंट टू द पार्टी, ठीक है। एक ही बात करते हैं सिविल केस में। सिविल केस में क्या होता है, कंडक्ट, ठीक है, और पार्टी, पार्टी का मतलब यहाँ पे प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, और उसका एजेंट। किसका एजेंट, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट के एजेंट, ठीक है। और क्रिमिनल केस में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इन रेफरेंस टू सच प्रोसीडिंग, ठीक है, और रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू एंड, ठीक है। इसमें क्या है, विक्टिम का और दूसरा एक्यूज का, पढ़िएगा सेक्शन, ठीक है, ठीक है। अब अगर, ठीक है, सिविल केस में कंडक्ट ऑफ पार्टीज
जिसमें प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, एजेंट, क्रिमिनल केस में विक्टिम का और एक्यूज का कंडक्ट अगर फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस करे या फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस हुआ हो तो उसके साक्ष्य दिए जा सकते हैं। ठीक है, आइदर इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, इन्फ्लुएंस हुआ हो या फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस करे। तो उसके साक्ष्य दिए जा सकते हैं। यही बात है जो कंडक्ट के बारे में जो सेकंड जो क्लॉज दिया है। अब जो है कंडक्ट जो है प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट भी है, वो आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस कंडक्ट क्या होता है आपको बताया अभी। प्रीवियस कंडक्ट है माने जो प्रिपरेशन के समय पे उसने जो है कुछ जो है जो प्रिपरेशन की है, मान लो कुछ तमंचा खरीदा है, कार्टिज खरीदे हैं या फिर मारने के लिए सब किया है, वो प्रीवियस कंडक्ट में आ जाएंगे। अब सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या होता है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या है? मान लो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपसे कुछ बात पूछी गई, आपने छुपाई, या जो जिससे अपराध किया है जिस वीपन से उसको छुपाने की कोशिश करी, गलत चीज बताई, तो उसमें उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में पता लग रहा है। ठीक है, और क्या रह जाता है इसमें? अब एक्सप्लेनेशन आते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका? द वर्ड कंडक्ट इन सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। पहली बात ये कहता है कि इसमें स्टेटमेंट कंडक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। स्टेटमेंट जो है कंडक्ट में, अनलेस दोस स्टेटमेंट accompany and explain the other than the statement, but explanation is not to affect the relevancy of the statement under any other law the act। ठीक है, इसमें यही बात आ रही है कि क्या स्टेटमेंट कंडक्ट हो सकता है? ठीक है, क्या स्टेटमेंट कंडक्ट हो सकता है? ठीक है, तो इसमें क्या है आप देखेंगे। हाँ, तो आंसर आएगा यस में। लेकिन कब आएगा यस में? जो कंडक्ट है वो जो है एक्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, जैसे इसको समझने के लिए, जैसे ए और बी में झगड़ा हुआ, इन्हें मान लो बी को पीटा। ठीक है, बी को पीटा और बी पीटते पीटते वो बी को पीट रहा है और बी भागता है। ठीक है, भागता है यहाँ पे, और भागते भागते बताता है कि ए ने उसे मारा है, बहुत बुरी तरह मारा है, डंडों से पीटा है, ये है, भागते भागते बता रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है कंडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा? इससे कई चीजें पता लगेंगी। कंडक्ट कैसे पता लग रहा है एक का? जैसे क्या पता लग रहा है कि उसने ज्यादा रेसिस्ट नहीं किया, वो भाग रहा है उसने, और उसने जो है बी को बहुत मारा है, तो मतलब, और वो जो अपने जो कंडक्ट के बारे में जो है कंप्लेन कर रहा है कि जो कोई अगर आदमी सुन ले तो पुलिस को बुला दे। ठीक है, तो इस वजह से वो कंडक्ट को जो है वो कर रहा है। अब जैसे इसमें जो एक्सप्लेनेशन में जो कंप्लेन वर्ड यूज किया गया है, देख रहे हैं आप, कंप्लेन का मतलब सीआरपीसी 2D में जो दिया है वो वाला नहीं है। ठीक है, कंप्लेन का जनरल मीनिंग ये है कि वो किसी ऐसे आदमी को बताए कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले सके। वो जो कि पुलिस भी हो सकती है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और कोई भी ऐसा आदमी जो जिसके खिलाफ वो बता रहा है उसके खिलाफ एक्शन ले सके, वो कंडक्ट में आता है। तो इसमें सही से पढ़ते हैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेनेशन को। द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड द स्टेटमेंट, पहली बात। ठीक है, अनलेस दोस स्टेटमेंट अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अलावा और चीजों को बता रहा है। बट द
explanation is not to affect the relevancy of the statement under any of the section। किसी और सेक्शन में अगर स्टेटमेंट आ रहा है तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे अगला वाला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट हिज कंडक्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए सेकंड एक्सप्लेनेशन में यही है कि मान लीजिए किसी की प्रेजेंस एंड हियरिंग में कोई स्टेटमेंट बोला गया, ठीक है, जो उसके कंडक्ट को अफेक्ट करता है, वो भी रेलिवेंट हो जाएगा। वो कैसे रेलिवेंट हो जाएगा? मान लीजिए ए है एंड बी है और मान लीजिए कहीं एक क्राइम वगैरह हुआ है, ठीक है, क्राइम हुआ है, बी ए से कहता है कि पुलिस उस आदमी को पकड़ने के लिए आ रही है जिसने क्राइम किया है, ठीक है। ये सब सुन के क्या होता है, ये भागने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये उसके कंडक्ट को अफेक्ट कर रहा है। क्यों? कंडक्ट को बता रहा है कि भाई हो सकता है ये इसी वजह से भाग रहा है कि इसने कोई क्राइम किया हो। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ लिया सेक्शन 8 पूरी तरह। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल पे कमेंट और जो है सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि बड़े मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। आप लोग थोड़ा जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट वगैरह कर दिया करें। धन्यवाद।